बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज डिस्कस करते हैं एक चैप्टर वन शॉट। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर वन शॉट लेक्चर लेकर आइए आप चैप्टर वाइज, ताकि हमें जो है मदद मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम जो चैप्टर लेकर आए हैं बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी कि बोले तो आईडी का, हम जो लेकर आए हैं चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर नंबर सेकंड जो कि बात करता है आजादी के बाद की। आजादी के बाद सर यस, हमारे यहाँ जो है अंग्रेजों ने कितने साल शासन किया बेटा? 200 साल। अब जब हम आजाद हो गए, तो हमें क्या मिला कि यार सब कुछ जीरो जीरो है। सर क्या जीरो है? सर इंडस्ट्री जीरो है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमारी इकोनॉमी को एज ए फीडर इकोनॉमी यूज किया था ना बच्चों। और क्या प्रॉब्लम है सर? हमारे यहाँ इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है। और क्या प्रॉब्लम है सर? सारी जमीन जमींदारों के नाम है, गरीब के लिए क्या बचा? तो अब एक सिचुएशन बनी हमारे इकोनॉमिक प्लानर्स के आगे, और वो सिचुएशन हम बाय चांस नहीं छोड़ सकते थे। हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ी कि अब हम अगले 40 साल अपनी इकोनॉमी को कैसे लेकर चलेंगे। तो चलते हैं मेरे साथ, आइए। देखिए बच्चे, हमने जैसे बताया कि अंग्रेजों ने कितने साल इंडियन इकोनॉमी को कब्जा लिया बच्चों। They exploit the Indian economy very badly. They use the Indian economy as a feeder economy for the benefit of the British economy. उनका कोई लेना देना नहीं था कि हिंदुस्तानियों का भला हो या ना हो। भाई बात समझ में? उन्हें तो बस अपना मतलब निकालना था, और वो उन्होंने 200 साल में किया। अब हम आजाद हुए बच्चों, और हमने पहले अपने इकोनॉमी को फेसिस में लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी को अगर आपको डिस्कस करना है तो दो फेसिस में हम डिस्कस करते हैं। पहला फेसिस 1950 से 1990, फिर सेकंड फेसिस जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 1991 से लेके अब तक। तो फिलहाल आज के चैप्टर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पहला फेसिस डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, 1950 से 1991 या 1990 की बात करें, क्योंकि 1991 में तो एलपीजी आ गई थी। तो बात करते हैं क्या सिचुएशन थी। देखिए, अगर मैं चैप्टर वाइज आपसे बात करूं, अगर मैं क्या कहूं बेटा, चैप्टर वाइज आपसे बात करूं, तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में जो आती है वो ये आती है कि क्या था इस इकोनॉमी में। सबसे पहला जो हमने लेकर चले एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और तीसरा हमारा फॉरेन ट्रेड। इससे पहले सेक्टर वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने इस स्टोरी को दो पार्ट में लिया बच्चे। पहला पार्ट जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला पार्ट क्या है कि इंडिया सेटिंग द बेटा सीन। और सीन क्या कहता है बच्चों? क्या कह रहा है सीन? कि हम आजाद हुए, क्यों ना अब हम प्लानिंग करें, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, जेम्स लेकर आए हम, जो कॉमन 5 ईयर गोल्स के कॉमन ऑब्जेक्ट थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? जेम्स, GEMS। क्या बोलने मेरे बेटा? जेम्स। ग्रोथ इन जीडीपी, इक्विटी यानी कि लेस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीरी और गरीबी का गैप कम हो। M, मॉडर्नाइजेशन किसमें बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज व्हाट? मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके लिए हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए। S स्टैंड फॉर सेल्फ रिलायंस। What do you mean by self-reliance? आत्मनिर्भर भारत। इज दैट क्लियर? यानी कि सब कुछ हम अपनी इंडिया में बनाए। जो अभी करंटली एक पॉलिसी है मेक इन इंडिया, वो सेल्फ रिलायंस से कनेक्ट है। आई बात समझ में बच्चे?
बात करते हैं। अब हमें सेक्टर वाइज लड़ाई लड़नी थी बच्चों, और लड़ाई कैसी लड़ी कि हमने सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को पिक किया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या थी मेरे बेटा? अंग्रेजों ने जो हमारे साथ गेम खेला, पहला गेम खेला अंग्रेजों ने हमारे साथ कि एक्चुअल टीलर और ब्रिटिशर के बीच में एक बंदे को सेटअप कर दिया, एक इंटरमीडिएटरी को लेकर आ गए, दैट इज जमींदार। अंग्रेजों ने कहा हमें हिंदुस्तान के किसान से कोई कांटेक्ट ही नहीं करनी, भैया जमींदार सारी जमीन आपके नाम, अब आप इनसे क्या करो, लगान वसूल करो और हमें दो। यानी कि लैंडलॉर्ड और लैंडलेस का कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया था अंग्रेजों ने। लैंडलॉर्ड बोले तो जमींदार और लैंडलेस बोले तो एक्चुअल टीलर। देखिए बेटा क्या विडंबना है, जो किसान है उसके पास जमीन नहीं है ना? मजे की बात है ना बेटा, मजे की बात। अब हम आजाद हुए, कहने लगे यार ये तो गलत बात है, सबसे पहले अंग्रेजों की इस बीमारी का इलाज करते हैं और हमारे यहां से जमींदारी को रिमूव किया गया, प्रोहिबिशन ऑफ जमींदारी एक्ट लाकर। लेकिन मेरे बच्चों ये इतना आसान काम नहीं था कि जमींदारी को आप ऐसे हटा दो, हट जा, हट जमींदारी, रबड़ से मिटो दी जमींदारी। इतना आसान काम नहीं है मेरे बेटा। इसके लिए साथ के साथ एक टूल यूज किया गया जिसे बोलते हैं लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि एक बंदे के नाम 50 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है? लेकिन हां कुछ लोगों ने इसको, इस लैकुना को भी मिसयूज किया और जमीन यूज ट्रांसफर कर दी अपने रिलेटिव्स के नाम में। इज दैट क्लियर? तो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी ने अपने पूरे पर्पज को पूरा नहीं किया। इट्स ओके, एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज डज नॉट सर्व देयर कंप्लीट गोल। यस बिल्कुल, दे आर नॉट, उन्होंने अपने गोल को पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब आप आंसर दे सकते हो, बिकॉज सम जमींदार मिसयूज द लॉ, सम जमींदार अब्यूज द लॉ, दे टेक द बेनिफिट ऑफ लैकुना ऑफ द लॉ। और वो कैसे किया उन लोगों ने? जमींदार क्या कैसे किया बच्चों? जमीन नाम करवा दी अपने रिलेटिव के नाम में, क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट क्या कहता था कि एक बंदे के नाम में 50 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं होगी। इट्स ओके। तीसरा काम जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किया गया, पहला काम जमींदारी को अलग किया गया, हटाया गया और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसके बीच का बेटा? किस किस के बीच का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया? एक्चुअल डीलर एंड इंडियन गवर्नमेंट। अब तो गवर्नमेंट ध्यान देगी ना किसान पे। पॉइंट समझ में आया? दूसरी बात कैसे किया गया बेटा? ये लैंड सीलिंग एक्ट पास करके किया गया कि एक बंदे के नाम में 50 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं होगी। तीसरा प्रॉब्लम और थी, कुछ जमीन मेरी यहां पर है, कुछ जमीन मेरी यहां पर है, कुछ जमीन मेरी यहां पर है। फील लाइक अ फार्मर एंड रेस्पेक्ट द फार्मर। अब क्या किया गया? गवर्नमेंट ने कहने लगे यार ये तो किसान को प्रॉब्लम हो जाएगी यार, सारी जमीन किसान को एक जगह लाके दे दो, सारी जमीन किसान को एक जगह लाके दे दें। यस बिल्कुल बेटा, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चकबंदी, यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ द फ्रेगमेंटेड लैंड इनटू सिंगल प्लॉट। क्योंकि अब उस बंदे की जमीन जब एक जगह आ जाएगी तो वो आसानी से टूल यूज कर सकता है। और आप ये बात अपने घर के दादाजी से पूछना कि सर बोल रहे हैं चकबंदी हुई थी। यस, आजादी के बाद हुई थी, और उसका रीजन ये था कि सारी जमीन बंदों को एक जगह लाके दे दो, बिखरी बिखरी जमीन है, फ्रेगमेंटेड लैंड है, उसे कंसोलिडेट करो और जमीन को एक जगह लाके दे दो। अब एक काम और हुआ जो 1965 में जाकर हुआ, जरा ध्यान से सुनना बेटा, कुछ डेट्स भी याद करनी जरूरी है और एक स्टोरी की तरह हम याद करेंगे उन्हें। मैं आपको डेट्स को साथ साथ रिकॉल भी कराता रहूंगा क्लास में ही। क्या करा उन लोगों ने बच्चों? ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कीजिए, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स आप यूज कीजिए, ट्रैक्टर लेकर आ गए। हालांकि ये एक फेसिस में आया, पहले फेसिस में कुछ स्टेट में आया, मिड 1965 में थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था। अच्छा याद आया, थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, एक क्वेश्चन बन गया मेरे बेटा, पहला 5 ईयर प्लान कब आया? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, पहला 5 ईयर प्लान इंडिया में कब आया?
और हर 5 ईयर प्लान के कुछ कॉमन गोल थे जिन्हें हम बोलते हैं जेम्स, जो मैंने आपको बता दिया है। इज दैट क्लियर? क्या कुछ ऐसा भी हुआ था इस 5 ईयर प्लान से पहले इंडिया में कुछ हुआ था? यस, हुआ था। इससे पहले प्लानिंग कमीशन बनी। इससे पहले क्या बनी बेटा? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने फिर 5 ईयर प्लान को बनाया। तो ये डेट आगे पीछे हैं, एक ईयर आगे एक ईयर बाद, हिंट भी दे दिया। ओके बच्चे, तो अब हम चलते हैं अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात आती है, मेरे कुछ कीवर्ड्स पेट में से निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं बच्चों आप लोगों के लिए। जैसे ही किसकी बात आ रही है बच्चों? किसकी बात आ रही है मेरे बच्चों? इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात आ रही है। सर वो कौन से कीवर्ड्स हैं? कौन से कीवर्ड्स हैं बेटा जो आप कहना चाह रहे हो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में? सर पहला कीवर्ड बताइए। सर पहला कीवर्ड है मेरे बेटा, बताइए, बता दूं, डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, लाइसेंस राज, लाइसेंस राज, क्लोज इकोनॉमी लेकर चले सर। रिजर्वेशन टू एसएसआई, अब फिर शुरुआत से चलते हैं। अब जब हम आजाद हो गए 1947 में, जब हम आजाद हो गए तो क्या सोचा इकोनॉमिक प्लानर ने कि हम पहले यहां का इकोनॉमिक सिस्टम तो डिसाइड कर लें। देखो बेटा 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स। कैपिटलिस्टिक में क्या होता है? गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ज्यादा होता है, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब हो जाता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, देश के सारे रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होता है सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर, इसमें पब्लिक सेक्टर को हम ज्यादा लेकर चलते हैं, देश के सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। लेकिन इंडिया ने कहा यार मुझे तो दोनों चाहिए मेरे भाई, लेकिन हां ज्यादा कौन सा चाहिए? ज्यादा चाहिए पब्लिक सेक्टर, क्योंकि मुझे क्या करना है? सोशल वेलफेयर करना है, मुझे पहले अपने देश का भला सोचना है। 200 साल से हमारी दुर्गति हो रही है, अंग्रेजों ने कहां भला सोचा बच्चों? तो सबसे ज्यादा हम लेकर चले कौन सा सेक्टर? पहले बताइए कौन सा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लेकर चले? हम मिक्स इकोनॉमी स्ट्रक्चर लेकर चले, और उसमें भी हम ज्यादा कौन सा स्ट्रक्चर लेकर चले? पब्लिक सेक्टर। क्यों लेकर चले बेटा? क्यों लेकर चले हम पब्लिक सेक्टर को ज्यादा? क्योंकि हमें क्या ज्यादा करना था? सोशल वेलफेयर। इट इज क्लियर? अब हमने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगा दिए लाइसेंस, जिसे हम बोलते हैं लाइसेंस राज। लाइसेंस राज बोले तो मोर लाइसेंस मोर अप्रूवल फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और हमने अपनी इकोनॉमी को कर दिया क्लोज। इकोनॉमी को क्या कर दिया बेटा हमने? क्लोज। अब देखिए इसी के साथ साथ हम एक चीज और लेकर आए, हमने एसएसआई के लिए तो रिजर्वेशन किया। सर एसएसआई क्या होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा। देखो लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं, मिड लेवल इंडस्ट्रीज होती है, और छोटी होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम की होती है एसएसआई। पूछो क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल है। हम लोगों के पास पैसा नहीं है कि हम जो है बड़ी इंडस्ट्री लगा सके, हमें तो छोटी छोटी कई लगानी पड़ेंगी। यानी कि अपने आप को भी हम रोजगार देंगे और 4 लोगों को और रोजगार देंगे। यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले अ बिग गेम। छोटी छोटी मिलकर ज्यादा बड़ा इंप्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, क्योंकि मोस्टली ये लेबर इंटेंसिव होती हैं। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? अब आगे एक बात करें। अब हमने सोचा कि एक क्यों ना आईपीआर बना दिया जाए 1956 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इसके अंदर हमने क्या किया? अपनी इंडस्ट्री को 3 सेक्टर में बांट दिया मेरे बेटा। कितने सेक्टर में बांट दिया हमने अपनी इंडस्ट्रीज को? 3 सेक्टर में बांट दिया। बहुत ध्यान से सुनना, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, 3 सेक्टर। इट इज क्लियर? अब 3 सेक्टर क्या? पहला जो हम लेकर चले शेड्यूल ए में, उसमें हम टोटल पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप लेकर चलते हैं बच्चे। जो शेड्यूल बी है उसमें हम दोनों की ओनरशिप लेकर चलते हैं, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर बोथ। और थर्ड में हम
ज्यादातर एंटरप्राइजेस प्राइवेट सेक्टर की लेते हैं। तो पहले सेक्टर में हमने क्या लेकर चला, जहां पब्लिक सेक्टर के हाथ में चीजें रहेंगी, हैवी इंडस्ट्रीज, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जीज, रेलवे, ये हम लेकर चले कुछ सेक्टर किस में बेटा, आईपीआर के शेड्यूल ए में। शेड्यूल बी में जो प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर बोथ, लेकिन शेड्यूल सी में हम केवल किसकी ओनरशिप को लेकर चले, प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप को लेकर चले। अब लास्ट चीजें बदली, देखिए मैंने कहा लाइसेंस राज, वीकनेसेस भी तो आई, प्रॉब्लम भी तो आती हैं, चीजें प्लस होती हैं तो चीजें माइनस भी जाती हैं। खैर अब उसका रीजन है जो इस फेस यानी कि 1950 से 1990 में दिक्कतें आई, उसकी वजह से ही तो नई चीज आई। और वो नई चीज थी क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी। हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, हमें यूटर्न पॉलिसी लेनी पड़ी। यूटर्न जानते हो, एकदम रिवर्स कर देना। इज दैट क्लियर? अब हमारा एक सेक्टर और रहता है, दैट इज द फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड के अंदर बच्चों मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। फॉरेन ट्रेड के अंदर एक कीवर्ड आप याद रखना कि सचिन सर ने बताया था, और उस कीवर्ड का नाम है मेरे बच्चों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये है बड़ी चीज, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या किया गया कि प्रोड्यूस द गुड्स डोमेस्टिकली रेदर बेस्ड ऑन इंपोर्ट। मेरे भाई ऐसे समझो, घर में खाना बनाओ, दुकानदार से छोले भटूरे मत मंगवाओ, घर का पैसा बाहर न जाने दो, घर का पैसा बाहर न जाने दो। देखा है पापा ये कहते हैं क्या यार, अपने घर में बना लो, घर का पैसा बाहर क्यों जाए। सेम देश सोचता है, इट इज अ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि चीजों को हिंदुस्तान में बनाओ मेरे भाई। मेक इन इंडिया क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या है, यही तो है, हिंदुस्तान में चीजों को बनाओ रेदर बेस्ड ऑन इंपोर्ट। अब हिंदुस्तान में बनाने का क्या फायदा होगा मेरे बच्चों, अगर आप बाहर से कोई चीज मंगवाते, बाहर बोले तो देश से बाहर से आप कोई चीज मंगवाते, इंपोर्ट कराते, आपकी फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो जाती। बचाओ ना, बता सकते तो बचाओ ना। दूसरा बेटा, जब चीजें यहीं बनेगी तो लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तीसरा, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी या नहीं होगी। तो ये फायदा हुआ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस का। तो मेरे बच्चे, हमने जो है तीनों सेक्टर डिस्कस किए ऑलमोस्ट वन शॉट में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।